लेजर के आविष्कार को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 16 मई 1960 को आविष्कार हुआ था इसका, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक उपलक्ष्य अवसर है लेजर को अपने व्याख्यान की विषय वस्तु बनाने के लिए। लेजर जो शब्द शायद सभी का परिचय है, एक अनजाना शब्द नहीं है ये। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए दिल्ली में या फिर एशिया चल रहा है चीन में, तो लेजर शोज जो है किसी भी समारोह आयोजन को जो भव्यता प्रदान करता है। तो सभी लोग जानते हैं, चाहे जो देख रहा हो शो को पता नहीं लेजर नाम तो जरूर सुना होता है। किसी क्लिनिक से बाहर निकल रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, तो उसमें लिखा होता है लेजर तकनीक। तो मस्से का, तिल का या फिर टैटूज हो या फिर झुर्रियाँ पड़ी हो, उसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी में लेजर का इस्तेमाल हो रहा है दैनिक जीवन में। आज मालों की संस्कृति है मॉल्स। बच्चा मॉल में पहुंच जाता है खरीदारी के लिए माता पिता के साथ, तो माता पिता टेडी बियर कुछ दिलवाते हैं उसको, तो बच्चा देखता है कि भाई वो टॉर्च से अंकल जो है दिन के उजाले में टॉर्च डाल रहा है उस पर। बड़ा कौतूहल जगता है उसके अंदर, वो जानता नहीं है क्या हो रहा है, कौतूहल जगता है उसके अंदर कि क्या कर रहे हैं अंकल दिन के उजाले में टॉर्च फेंकने, क्या हो रहा है। घर आके पापा से पूछता है, पापा क्या बात है, अंकल को मॉल में नजर नहीं आ रहा था क्या कि वे टॉर्च फेंक रहे थे। पापा को बताना पड़ता है। जैसे कि स्मार्ट पदार्थ है, आजकल स्मार्ट इमारत की बात होती है, इंटेलिजेंट, तो पापा आजकल के पापा को भी क्या स्मार्ट होना पड़ता है, तो बताना पड़ता है बेटा ये बात है। तो वो समझे ना समझे कि वे लेजर टॉर्च था, उसमें कुछ धारियाँ बनी होती है, उनको बारकोड्स कहते हैं, और बारकोड्स को स्कैनिंग के लिए जो है लेजर टॉर्च का इस्तेमाल होता है। और फिर साथ में कंप्यूटर पे उस पर कीमत और बाकी जानकारी आती है। तो लेजर जो है ऐसा घुल मिल गया है, हमारे रच बस गया हमारी जिंदगी के साथ। इसका इस्तेमाल होता है, अनुभव नहीं करते हैं, मगर इससे जीवन पे बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव कह सकते हैं, इफेक्ट बहुत है जीवन। तो इसकी जो खोज हुई थी पहले 16 मई 1960 को थियोडोर मैमन ने जब खोज की थी पहली बार, तो शायद सोचा नहीं था कि इसके अनुप्रयोग निकलेंगे, क्योंकि जब इसका आविष्कार हुआ था तो इसको लोगों ने डेथ रे यानी मृत्यु किरण तक की संख्या दे डाली थी। और कुछ ऐसी फिल्में बनी थी गोल्ड फिंगर, जिसमें कि उसका जो विनाशक पहलू को ही जिसको सामने लाया गया था। हालांकि आज ये हकीकत बन चुका है, लेजर की मदद से जो है मिसाइलों को ट्रैकिंग किया जा सकता है, पता लगाकर उनको गिराया जा सकता है, नियत जगह पर बम गिराए जा सकते हैं, और भी बहुत सारी विनाशक बातें ये में आयुध के रूप में इसका इस्तेमाल खूब हो रहा है। सात वगैरह में तो लेजर ही लेजर है, मगर अब इसके अनुप्रयोग दैनिक जीवन में इतने निकल आए हैं कि वो जो पुरानी जो धारणा थी जब इसका आविष्कार हुआ था कि इससे क्या हुआ, तो बात अब मेरी खत्म हो गई। तो हम कह सकते हैं कि लेजर ने हमारे जीवन को नाट्य रूप से प्रभावित कर डाला है, और ऐसे काम जिनको कभी असंभव समझा जाता था उनको भी लेजर की मदद से जान दिया। ये लेजर जो है जैसे कि जानते हैं आप लोग, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसके पहले प्रथम अक्षरों को लेके LASER बनता है। ये परिवर्णी शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ दिया जाए तो विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन। तो इसमें थोड़ी तकनीकी बात आ गई पहले ही कि उद्दीपित उत्सर्जन क्या है, तो व्याख्यान में आगे मैं इसको सरल रूप से थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा उद्दीपित उत्सर्जन क्या है। लेजर प्रकाश जो शक्तिशाली स्रोत है, इसमें कुछ विशिष्ट अभिलक्षण गुणधर्म पाए जाते हैं जो साधारण प्रकाश में नहीं पाए जाते। ये 4 गुणधर्म ये पहला जो है एक वर्णता, ये एक वर्णता है जो मोनोक्रोमेटिसिटी कहते हैं, एक ही तरंग वेवलेंथ या कलर इसमें होता है। साधन प्रकाश जो है कई रंगों का, कई तरंगों का बना होता है, जैसे सफेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश की बात करें 7 रंगों से बनता है, तो इसमें एक ही तरंग जाएगी, एक ही वेवलेंथ, एक ही कलर होता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है इसकी दिशात्मकता, मतलब ये बहुत लंबी दूरी जो है बिना फैले जो तय कर सकता है। साधन प्रकाश जो है बहुत तेजी से जो है फैलने लगता है। तो लेजर की जो है वो फैलाव जो है वो एक रेडियन के लाख में हिस्से से भी कम हो सकता है। साधन प्रकाश को अगर करें तो उसका जो पुंज की गोलाई का व्यास होता है 1 किलोमीटर तय करने पर वो 1 किलोमीटर से बढ़ जाता है। जैसे अगर कल्पना करें कि साधन प्रकाश से चंद्रमा तक पहुंचना संभव नहीं है, कल्पना करें कि साधन प्रकाश पहुंच पाता तो कितना फैलता। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। तो हर किलोमीटर में
जबकि लेजर जो है कुछ किलोमीटर ही फैलता है। तो इसका इस्तेमाल भी किया गया 1900 में। याद दिला रहा हूँ, अपोलो 11 के चंद्रयात्रियों ने 1969 में चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी नापी। इसके लिए उन्होंने चंद्रमा की सतह पर एक रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाया। रेट्रो रिफ्लेक्टर विशेष किस्म का दर्पण होता है। उसकी खूबी ये होती है कि जो प्रकाश उत्तर की गिरता आपतित प्रकाश को उसी दिशा में स्रोत की ओर वापस लौटा देता है, उसे रेट्रो रिफ्लेक्टर कहते हैं। तो पृथ्वी से चंद्रमा से रेट्रो रिफ्लेक्टर का प्रकाश लेजर पुंज को भेजा गया, तो लेजर पुंज से टकरा कर वापस लौट आई। और इस पूरी यात्रा के दौरान जाने और आने में लगने वाले समय से, क्योंकि लेजर जो है प्रकाश के वेग से गमन करता है, तो दूरी निकालना संभव हुआ। और ये दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर निकली। और इस ये जो दूरी में 15 सेंटीमीटर की परिशुद्धता से निकाला गया। इसमें जो त्रुटि थी वो 15 सेंटीमीटर की। जब देखिए फिर लेजर द्वारा ही संभव हो पाया था पहली बार। तीसरा जो सबसे बड़ा गुण है इसमें वो है संबद्धता का, कोहेरेंस जिसे कहते हैं। और इसका वैसे बात करें मोटे तौर पे तो कोहेरेंस होता है कि तरंगों में पूर्ण तालमेल होता है, जबकि साधारण प्रकार की तरंगों में तालमेल नहीं होता है। और इसका इस्तेमाल जो छात्र करेंगे उन्हीं के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। तो इसमें संबद्धता, कोहेरेंस के साथ दो किस्म की संबद्धता के बारे में छात्र पढ़ते हैं, खासकर जो अंडरग्रेजुएट बीएससी। वो एक है कालिक संबद्धता, टेम्पोरल कोहेरेंस कहते हैं। दूसरी है आकाशीय संबद्धता, जिसे कि स्पेशियल कोहेरेंस कहते हैं। ये थोड़ी संकल्पनाएं कठिन भी हैं और थोड़ी सी दुविधा भी होती है छात्र को समझने में। तो इस प्रेक्षण इतने कम समय के अंदर तो इसका थोड़ा सा मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि जो उच्च एक वर्णता होती है लेजर के अंदर, वो लेजर को जो है कालिक संबद्धता टेम्पोरल कोहेरेंस का रूप प्रदान करता है। और जो उच्च दिशात्मकता होती है डायरेक्शनैलिटी, वो उसको आकाशीय संबद्धता स्पेशियल कोहेरेंस का गुण प्रदान करता है। मोटे तौर पे टेम्पोरल कोहेरेंस है क्या, दो बिंदुओं के बीच में, दो कालिक बिंदुओं के बीच में सेपरेटेड इन टाइम, तो उनके बीच में जो है आपेक्षिक कलांतर रिलेटिव फेज डिफरेंस जो है उसका मान दिया जाता है। और आकाशीय मतलब है कि देखिए आकाश के दो बिंदुओं के बीच में जो कालिक रिलेटिव फेज डिफरेंस यानी आपेक्षिक कलांतर उसका मान दिया जाता है। तो ये तो हो गया दो टेम्पोरल पॉइंट्स के बीच में, वो स्पेशियल पॉइंट्स के बीच में। तो इसलिए इसको टेम्पोरल कोहेरेंस कहा गया, उसको स्पेशियल कोहेरेंस कहा। और एक बात ये भी है, जो आकाशीय संबद्धता टेम्पोरल स्पेशियल कोहेरेंस है, उसकी संकल्पना जो स्रोत है सोर्स, उसका आकार यानी साइज और यूनिफेस वेव फ्रंट के साथ जुड़ा है। अब वेव फ्रंट क्या करें, सीधी रेखा में कुछ चल रहा है तो उसके लंबवत जो तल होगा वो वेव फ्रंट कहलाता है। तो चूंकि लेजर जो है यूनिडायरेक्शनलिटी है, तो उसके लंबवत यानी वेव फ्रंट में जो कलांतर जो है स्पेशियल कोहेरेंस का रोल है उसका। तो मोटे तौर पे बातें हैं कि यह पूरा विषय है और बच्चे बहुत दुविधा में रहते हैं, टेम्पोरल कोहेरेंस क्या है, स्पेशियल कोहेरेंस क्या है, इसको जानने के लिए। जो ये मुझे लगता है कि इस व्याख्यान का वो नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा मैंने इसको रोक दिया। अब चौथा गुणधर्म लेजर के अंदर जो है हाई इंटेंसिटी, उच्च तीव्रता मौजूद होती है लेजर के अंदर। और तीव्रता को जो हम शक्ति प्रति एकक क्षेत्रफल से परिभाषित करते हैं और उसको नापते हैं वाट प्रति वर्ग मीटर से। तो लेजर की जो उच्च तीव्रता है पुंज को हम एक छोटे बिंदु के अंदर लेंसों वगैरह की मदद से फोकस एरिया संकेंद्रित कर सकते हैं। तो ये तो मोटे तौर पे हुए लेजर के विशिष्ट गुणधर्म। अब लेजर के विकास की बात करते हैं। जैसे कि अभी आप जानते भी हैं, मैंने उल्लेख किया कि 16 मई 1960 को लेजर का विकास, प्रथम लेजर का विकास हुआ और उसका वो किया था थियोडोर मेमन ने, जो है थियोडोर हेरल्ड मेमन ने विकास किया। लेकिन लेजर के विकास से पहले मेजर का आविष्कार हो चुका था और ये चार्ल्स हार्टाउस ने किया था। और इसके पीछे एक छोटा सा प्रसंग है, वो शायद जो बच्चे पढ़ेंगे, हालांकि उसका जिक्र है जो मैं आलेख दे रहा हूँ यहाँ पर। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 1951 में अब ये प्रकृति के सानिध्य वाली बात होती है। तो जो विचार भी जो होता है वो प्रकृति के सानिध्य में, पार्कों में घूमते घामते जो हम करते हैं वर्जिश वगैरह या थोड़ा टहलते हैं, तो दिमाग की वर्जिश कभी हो जाती है उसमें। थोड़ा सा मैं संक्षेप में प्रसंग बताना चाहूँगा
कि 1951 में ये जो चार्ल्स टॉमस जिन्होंने आविष्कार किया था लेजर का, लेजर से पहले लेजर का हो चुका था। लेजर का है MASER, जैसे लेजर है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जैसे प्रकाश का प्रवर्धन है विकिरण को तीव्र उत्सर्जन द्वारा, तो सूक्ष्म तरंग का प्रवर्धन है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन, और लेजर होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन। तो वो किसी नौसेना की समिति के अध्यक्ष थे, वाशिंगटन में कुछ मीटिंग्स चल रही थी, 1951 की बात है। तो वो चाह रहे थे एक शॉर्ट वेव ऑसिलेटर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लघु तरंग दोलित्र बनाने की कोशिश, जो कि इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज यानी अव्यक्त आवृत्तियों पर कार्य कर सके। तो कोशिश कर रहे थे और समिति के लोग को कुछ सोच नहीं रहा था कैसा ये बनाया जाए। तो आखिरी मीटिंग थी, तो सुबह उनके काम खुल गई, शायद वो सोचते सोए होंगे, नींद नहीं आई ढंग से, जो भी है सुबह जल्दी उठे तो तैयार होकर निकल पड़े। क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था तो कोई रेस्टोरेंट कॉफी हाउस वगैरह भी खुला नहीं था। तो घूमते घामते वो फ्रैंकलिन पार्क, वाशिंगटन बहुत मशहूर है, उसमें उसके बेंच पे बैठ गए। तो ठंडी हवा का झोंका, फिर अजेलिया के फूल खिले हुए थे, बहुत दृश्य था। तो उनके दिमाग के तंतु में झंझना हो गया ऐसे में, और कोई विचार आया। अब ये है कि अब विचार प्रकृति के सानिध्य में नहीं आए तो एक हमारे सोचने की बात है, मगर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। उन्होंने कुछ लीक सेट के सोचा, लीक सेट के इसलिए कि परमाणुओं के बारे में सोच चुके थे, पर जो परमाणु साम्यावस्था इक्विलिब्रियम में होते हैं, सॉरी अणु मॉलिक्यूल्स इन इक्विलिब्रियम, जो अणु साम्यावस्था में होते हैं वो ऊष्मा गति यानी थर्मोडायनामिक्स नियम द्वारा बने होते हैं। तो इसके बारे में पहले विचार कर चुके थे। अचानक उन्होंने सोचा पार्क में बैठे बैठे कि ये अगर हम मॉलिक्यूल्स नॉट इन इक्विलिब्रियम की बात करें तो लीक सेट के बारे में, तो क्या थर्मोडायनामिक्स नियम से बने होंगे? जरूरी नहीं है नियम से बने होना, यही विचार था। तो उन्होंने एक कागज निकाला जो जेब में था, कोई रेस्टोरेंट का बेल होगा, उसके पीछे लिखा कुछ, कहा हाँ ये संभव है ये, और उससे जो है वो आविष्कार संभव हुआ। मेसर का जो सोच नहीं रहा था, बात में बड़े बड़े सोचिए। तो एक प्रसंग है, मुझे लगता है इसको बताना जरूरी था थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर मेसर का आविष्कार हुआ, और संयोग ऐसा कि वो इधर सोच रहे थे, पार्क में बैठे बैठे सोचा, उसके बाद मेसर का आविष्कार भी हुआ, 1954 में संभव हुआ। तो तत्कालीन सोवियत संघ, रूस संघ कहते हैं, तो उसके दो वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पोखरोव और निकोलाई वासो, वो भी उन दोनों से दिशा नहीं सोच रहे थे। सहयोग ऐसा चलता ही है किसी विषय को लेकर, मगर बाजी अगर है तो वो तो चार्ल्स टॉमस के हाथ में थी, पहला मेसर बनाने में नहीं सफलता मिली। मगर नोबेल पुरस्कार समिति ने 1964 में जब भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया तो तीनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया, यानी चार्ल्स टॉमस के साथ पोखरोव और वासो को भी संयुक्त रूप से 1964 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मेसर के आविष्कार के लिए प्रदान किया। तो ये तो मेसर की छोटी सी कहानी है। उसके बाद फिर थोड़ी सी और देश में मेसर और लेजर के बीच में थोड़ा सा आ गया है। ये 1954 में पूरा हुआ, 1964 में मिला। तो मैं वर्ष से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा भी 60% कुछ इस समय। तो 1958 में फिजिकल रिव्यू, जो कि भौतिकी का एक ही सुप्रसिद्ध जर्नल है, मशहूर जर्नल है, उसमें चार्ल्स टॉमस जिन्होंने मेसर का आविष्कार किया था, आर्थर श्वार्लो, जो कि उनके बहनोई थे संयोगवश, उनके साथ मिलकर शोध पत्र प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने विचार रखा कि मेसर की तरह प्रकाशीय लेजर नामक युक्ति से प्रकाश का भी प्रबंधन संभव है, यानी उसे उन्होंने प्रकाशीय लेजर नाम दिया, जिसे आश्चर्य लेजर कहते हैं, ऑप्टिकल लेजर। उसके बाद साथ साथ ये भी है